सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पेट केयर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है। बदलते हुए मौसम में हमें हमारे पालतू पशुओं की भी उचित देखभाल की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है पालतू पशुओं का उचित प्रबंधन। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव जी, जो कि वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। साथ ही हैं श्री हेमंत नागर जी, जो कि पशुपालक हैं। आप दोनों का हमारे इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, बदलता हुआ मौसम में हमें हमारे छोटे पशुओं की किस प्रकार देखरेख करनी चाहिए? छोटे पशुओं की इस सीज़न में बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पहली बार इस मौसम का सामना कर रहे होते हैं। तो उनके बॉडी टेम्परेचर, शारीरिक तापमान को मेंटेन रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं उनके बेडिंग्स वगैरह, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उनको आजकल स्वेटर्स हैं या उनके जैकेट्स वगैरह हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। साथ ही उनका जो रूम है, उन्हें जहाँ रख रहे हैं, वो कोशिश करें कि वो अपने मदर के कांटेक्ट में ज़्यादा रहें, और साथ में बेडिंग इतना कंफर्टेबल हो जिससे उनकी शरीर की गर्माई बनी रहे। रूम में आप ब्लोअर, हॉट एयर ब्लोअर वगैरह भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक रीज़नेबल डिस्टेंस पे रखें ताकि उन पपीज़ को या किटन्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। जी। हेमंत नागर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके पास में कितने पशु हैं? हमारे पास जो है पालतू पशुओं में हम बिल्ली भी हमारे घर में है, कुत्ते भी हम पालते हैं, और इसके अलावा गाय हैं और भैंस भी हैं हमारे पास। जी जी। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास में गाय भैंसे भी हैं, तो हेमंत नागर जी, गाय भैंसे हैं, इनके छोटे बच्चे भी होते हैं, तो इनको आप बदलते हुए मौसम से बचाने के लिए क्या उपाय करते हैं? प्रायः जो हमारे जो मध्य भारत में कृषि आधारित जो काम करते हैं, तो हमें आवश्यक है पशुओं का पालना और उनकी देखरेख करने का, जो हमें अपने परिवार से, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे, और जो पशु चिकित्सक हैं, ऐसे जो लोगों ने हमें जो बताया है सबने, और हमने जो देखा है, तो उसमें हमने सबसे पहले जो प्रबंध करते हैं हम कि इन जो बदलता हुआ जो मौसम है, जैसे ठंड का मौसम आया है अभी ये, तो हम उनको जो अलाव होते हैं गांव में, इस प्रकार से हम जो कमरे हैं, रूम है, उसमें हम आग का भी जो जलाने का जो होता है, जैसे कंडे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको करके वो भी हम जलाते हैं ताकि उनको गर्मी मिलती रहे। और सबसे पहले उचित जो कार्य है कि हम मवेशी को सुबह सूर्य निकलने के बाद तुरंत जो धूप आती है, सुबह की धूप जो होती है, उसमें हम बाहर बांधते हैं उनको, तो ये हम जरूर करते हैं उसको। जी। मैडम, जैसा कि हेमंत नागर जी ने बताया कि ये उपाय करते हैं, इनकी आवास व्यवस्था के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए नागर जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अलाव वगैरह उपयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसमें हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ आप अलाव यूज़ कर रहे हैं वो एक प्रॉपर दूरी पर रहे, ताकि पशु जहाँ बंध रहा है, क्योंकि पशु एक जैसा सीधा नहीं खड़ा रहता, वो हिलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर अलाव से उसका पैर टकरा जाता है, कुछ हो जाता है, तो पशु को हानि हो सकती है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि इस तरह का अलाव वगैरह अगर आप जला रहे हैं तो वो एकदम बंद कमरे में ना हो, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, मतलब हवा या धुआं निकलने की जगह हो पर्याप्त, साथ में एक दूरी हो ताकि पशु को कोई शारीरिक नुकसान ना पहुँचे। हमेशा कोशिश करें कि आप जो जला रहे हैं उसका काला धुआं पूरा निकल जाए, उसके बाद ही उसको रखें, क्योंकि काला धुआं अगर वहाँ भरेगा तो जो पशु है उसको सांस लेने में कठिनाई होगी। जी, ये तो हुई मैडम आवास व्यवस्था की आपने बात बताई कि कैसे इनको रहना चाहिए, और इनके आवास व्यवस्था के बारे में और कुछ डिटेल्स आप खास तौर पे अगर हम सर्दियों के मौसम के बारे में देखें तो सबसे पहले हमें इनका जो रहने की जगह है वो ऐसी होना चाहिए जहाँ पे काफ़ी सुबह की धूप अच्छे से आ सके। तो जो नमी इन लोगों के गोबर और मूत्र वगैरह से, यूरिन से हो रही है, वो कम हो जाए, और उनका जो पैसेज है इस तरीके का हो कि जो यूरिन और गोबर है वो बाहर आसानी से निकल जाए और वहाँ पे साफ़ सफाई, हाइजीनिक माहौल रहे। दूसरा, इनका जो रहने की जगह है उसमें इनका पानी का जो मात्रा है ठंड के दिनों में ख़ास तौर पे वो सफिशेंट हो और ताज़ा पानी दिया जाए, क्योंकि अगर रात का ठंडा पानी देंगे तो वैसे उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत नीचे रहता है। ऐसे में आपने अगर ठंडा पानी दिया तो उनको और ज़्यादा उनकी जो शारीरिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं अंदर, वो स्लो हो जाएंगी, जबकि हमें उनकी सारी शारीरिक प्रक्रियाओं को
बढ़ाने के लिए इस वक्त सारे उपाय करना चाहिए। जी कई लोग उनको उड़ा के भी रखते हैं एनिमल्स को, गनी जो जूट के बैग्स होते हैं उनको उनका बना के पहना देते हैं, वो भी हम कर सकते हैं सर्दियों में। जी मैम, बात की जाए इनके आहार की, तो क्या बदलते हुए मौसम में आहार में कुछ विशेष परिवर्तन करना चाहिए? बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि इस समय शरीर को एक तो खुद की उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए ज़रूरत होती है, साथ ही जो वातावरण का जो ठंडापन है उससे लड़ने के लिए भी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हमें कोशिश करना चाहिए कि जो नॉर्मल हम फीड दे रहे हैं या खाना दे रहे हैं उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेट्स जिसे बोलते हैं हम, या नॉर्मल लैंग्वेज में बाटा कहा जाता है, जिसमें दाना वगैरह ज़्यादा होता है जिससे एनर्जी मिले, वो आपको ज़रूर देना चाहिए। ये तो बात हुई बड़े पशुओं की, इनके आहार की। क्या छोटे पशुओं के लिए भी, जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इनके आहार में भी कुछ परिवर्तन बिल्कुल होता है? ऐसी कंडीशन में आप इनको एनर्जी रिच फूड या फिर प्रोटीन रिच फूड दीजिए, क्योंकि उससे बॉडी के अंदर प्रॉपर एनर्जी का बैलेंस बना रहेगा। साथ में एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बड़े पशु हों चाहे वो छोटे पशु हों। अगर एक्सरसाइज बनी रहेगी तो उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो मेंटेन रहेगा। जी मैम, बात की जाए यदि फॉरेन ब्रीड्स की, आजकल बहुत सारे फॉरेन ब्रीड्स भी हैं, लेब्राडोर है, जर्मन शेपर्ड है, इस तरह के फॉरेन ब्रीड्स भी हमारे भारत देश में पाले जा रहे हैं। तो इन फॉरेन ब्रीड्स के को बचाने के लिए क्या कुछ विशेष उपाय होते हैं? देखिए, बेसिकली हर फॉरेन ब्रीड तो यहाँ नहीं पाली जा सकती, लेकिन काफ़ी फॉरेन ब्रीड्स जो हैं उन्होंने इंडिया के एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लिया है। बट फिर भी कुछ सावधानियां हमें रखना होती हैं, जैसे जिनके कोट काफ़ी बड़े होते हैं तो उनको प्रॉपर ग्रूमिंग करें, मतलब उनके ब्रश करें। साथ में एक ब्रीड स्पेसिफिक फूड्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो भी दे सकते हैं। साथ में उनको प्रॉपरली वैक्सीनेट करके रहें, क्योंकि उनकी जो रेजिस्टेंस पावर रहता है नए माहौल में थोड़ा सा कम हो सकता है, तो उनको बीमारियों से बचाने के लिए प्रॉपरली वैक्सीनेट करके रखें। वो हमारे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। और फीडिंग में आप उनके ब्रीड के स्पेसिफिक जो फूड्स आते हैं वो दीजिए और एनर्जी रिच फूड दीजिए, आप दे सकते हैं। हाँ। हेमंत नागर जी, आप अपने पशुओं को क्या क्या खिलाते हैं? हम अधिकतर तो जो फैक्ट्रियों में जो अभी सुदाना जैसे आता है वो तो हम देते ही हैं, जो मार्केट से ख़रीदते हैं। इसके अलावा हरा चारे में हम अपने गांव में जैसे बरसिम होती है या बाजरा होता है या ज्वार मक्का जो होती है उसको भी हम बोते हैं और उसको भी हम देते हैं। साथ में खिलाने के लिए समय समय पर इन दिनों में हम सौंठ, अजवाइन, गुड़, इनका काढ़ा भी हम उनको मवेशियों को देते हैं, या पशुओं, छोटे पशु उनको भी हम देते हैं, जिससे कि उनका जो टेम्परेचर, जो स्वास्थ्य जो है वो संतुलन उनका बना रहे। और साथ में अधिक मात्रा में मवेशियों को गुड़ भी देते हैं, क्योंकि गुड़ जो है आसानी से उपलब्ध हो जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में हमें, और देने में भी आसानी होती है, और उसको कुछ भी बॉयल वगैरह या उबालना वगैरह सब करना नहीं पड़ता है। तो गुड़ एक सबसे अच्छा इन दिनों में देने के लिए एक सस्ता और एक अच्छा उपाय है, जिससे पशुओं का संतुलन, स्वास्थ्य का जो है बनाया जा सके, हम देते हैं। बड़े पशुओं की बात करें यदि मैडम हम, तो गाय हैं, भैंसें हैं, इनके जो दूध होता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के क्या उपाय हो सकते हैं? एक चीज़ मैं नागर जी के इसमें कहना चाहूँगी कि अगर आप अकेले हरा चारा दे रहे हैं तो ऐसा कभी ना करें, उसमें सूखा चारा ज़रूर मिलाएं, क्योंकि अगर अकेले हरा चारा देंगे तो इनको आफरा जो बोलते हैं आप लोग, गैस की बनने की प्रॉब्लम होती है और कई बार वो फेटल, मतलब जानलेवा साबित होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा सूखा चारा ज़रूर ऐड करें इन सब चीज़ों के साथ में। दूसरा, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जब वो प्रजनन क्षमता पे आ रहा है पशु, तभी आप शुरू से उसका ध्यान रखेंगे, तो उनको बराबर से जो मिनरल मिक्सचर मार्केट में मिलते हैं वो दें। साथ में अगर उसका गर्भाधान करा रहे हैं तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी के मेल से उसको गर्भाधान कराएं, ताकि जो बच्चा आए या काफ हो उसकी जो पावर है वो अच्छा रहे, और दूध के ऊपर भी उसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप न्यूट्रिशन पूरा दे रहे हैं आपके पशु को, साथ में आप उसके हर तरह के राख रखाव मैनेजमेंट का ध्यान रख रहे हैं, तो उससे मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ेगा। साथ ही मार्केट में कैल्शियम मिलते हैं, मिनरल मिक्सचर मिलते हैं, जो अनिवार्यता आप अपने पशु को खिलाएं। अकेले तभी ना खिलाएं जब वो दूध दे रहा है, जब वो ड्राई पीरियड में रहता है तब भी उसको मिनरल मिक्सचर वगैरह रेगुलर दें, जिससे उसका दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी का बैलेंस बना रहे। हम जैसे मैं पूछना चाहूँगा मैडम से मैं, कि जैसे कैल्शियम के लिए जो हमारे
पहले जो है रागी जो एक अनाज होता हाँ, है, रागी बहुत रिच सोर्स है कैल्शियम का। रागी हम उपयोग करते हैं, देते हैं, तो उसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, रागी एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, लेकिन हर चीज एक प्रॉपर उसमें दी जाएगी तभी ठीक रहेगी। बट आपको ये हरा चारा, सूखा चारा और ये जो दाना है ये सब मिक्स करके देना चाहिए ताकि हर चीज का बैलेंस बना रहे। मैडम जैसा कि आप ये रागी के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ विस्तार से बता पाएंगे? रागी एक्चुअली ऐसा मिलेट है जिसके अंदर बहुत हाई लेवल ऑफ कैल्शियम होता है। अच्छा। और वो इजीली डाइजेस्टेबल हो पाएगा अगर उसको हम एनिमल्स को देंगे जी, तो ये दे सकते हैं आप। बिल्कुल, ये रागी मार्केट में अवेलेबल रागी मिलता है मार्केट में। अच्छा। बिल्कुल मिलता है जी। मार्केट में और भी बहुत सारे पोषण आहार अवेलेबल है, कपिला पशु आहार, इस तरह के, ये कहाँ तक फायदेमंद? ये सब एक्चुअली पूरे बैलेंस डाइट रहती है, इसके अंदर सभी चीजें प्रोपोर्शन में रहती हैं। बट क्या है, ये डिपेंड करेगा कि आप उसको साथ में और क्या दे रहे हैं। तो आपको हमेशा ये कॉन्सेंट्रेट्स और ग्रीन्स का रेशो मिक्स करके देना चाहिए। जी। हमेशा एक ग्रीन्स आप नियर अबाउट 30 to 40 kg डेली एक एवरेज काऊ को दे सकते हैं। और जो कॉन्सेंट्रेट्स हैं वो आप अगर नॉर्मल दे रहे हैं तो 2 kg पर डेली, लेकिन अगर मिल्किंग उसकी हो रही है तो पर लीटर ऑफ मिल्क आप उसको काऊ को 400 ग्राम्स और एक्स्ट्रा देंगे और बफेलो को 500 ग्राम्स और एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेट्स देंगे। अच्छा। मैडम जहाँ तक बात हो रही है पशु आहार की, तो मौसम के बदलाव के बाद जब हरा चारा चला जाता है उसके बाद पशुओं के आहार की किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए? उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि साइलेज बनाया जा सकता है, क्योंकि हरा चारा जब अबंडेंट में रहता है और गर्मियों में वो अवेलेबल नहीं रहता है, तो साइलेज एक बहुत अच्छी विधि है जिससे आप इस हरे चारे को स्टोर कर सकते हैं। इस विधि के अंदर जो हरा चारा रहता है, जब उसमें भुट्टे आना शुरू होते हैं या सिर्फ दूधिया भुट्टे रहते हैं, उस कंडीशन में उस हरे चारे को कुट्टी करके एक कुछ स्पेसिफिक साइज़ के या फिर जितना आपके पास हरा चारा है उस अनुसार गड्ढे, जिसमें अंदर नीचे आप प्लास्टिक शीट्स बिछा के इस हरे चारे को कुट्टी करके उसमें इतना दबाव देके भरा जाता है जिससे उसके बीच में से जो एयर है वो निकल जाए। और जब वो पूरी तरह से पैक हो जाता है तो उसके ऊपर आपको प्लास्टिक शीट लगा के साइड से उसकी बाउंड्री को मिट्टी या गोबर से पैक करके 45 डे से लेकर 2 महीने तक बंद रखना चाहिए। तो जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से अंदर जो बनता है फूड, उससे जो ग्रीन्स का जो 80% तक जो न्यूट्रिशन रहता है वो उसमें स्टोर रहता है। तो जब अपना ग्रीन्स अवेलेबल नहीं रहता है गर्मी के दिनों में, तब आप इस साइलेज को यूज़ कर सकते हैं। बट साइलेज को यूज़ करने के लिए अगर आपने उस पिट को खोला है तो जितना जल्दी आप उसको ख़त्म करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि साइलेज अगर एयर चले जाएगी तो वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बजाय वो ख़राब होने लगेगा वो। तो उसको आप जितना जल्दी यूज़ कर लेंगे, आप उसी हिसाब से बनाएं कि आपके पशु कितने हैं, आपके पास हरा चारा कितना है। एक नहीं, आप 2 पिट बनाएं उस हिसाब से कि एक बार ये पिट खोली, एक बार ये पिट खोली। उसका ड्यूरेशन इस तरीके से रखिए कि आपका पूरा प्लानिंग से आपके एनिमल को पूरा फीड मिल जाए। अच्छा, जैसा कि साइलेज के बारे में आपने बताया कि एक बार खोलने के बाद उसे इस्तेमाल करना जल्दी कर लें, जल्दी ही करना चाहिए। हाँ, जब ऑलरेडी एक बार जब ये पैक हो चुका है तब इसे कितने समय तक के लिए हम रख सकते हैं? पैक होता है तो 45 डेज के बाद खोलना है। 45 डेज से 2 मंथ्स के बाद आप खोलेंगे, मतलब 1.5 से 2 महीने के बाद आप खोलेंगे। और जितनी जल्दी आप यूज़ करें 5 to 7 डेज में, उतना अच्छा रहेगा। जी। हेमंत नागर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पास में बड़े पशु भी हैं, तो इन बड़े पशुओं के टीकाकरण का आप कैसे ध्यान रखते हैं? टीकाकरण एक सहज आसान हुआ है शासन के द्वारा। आजकल शासन ने एक टोल फ्री नंबर भी शासन ने दिया है कि आप इसमें जानकारी ले सकते हैं। जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो हम हमारे स्थानीय जो पशु चिकित्सक हैं उनसे, और जो गौ सेवक है, हर गांव में गौ सेवक शासन ने बनाए थे और वो आज भी काम कर रहे हैं। तो गौ सेवक है और दूसरा पशु चिकित्सक, और मुख्यालय लेवल पर जो अधिकारी होते हैं, सहायक पशु चिकित्सक या उससे जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनके हम नंबर हमारे जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर भी लिखे हुए होते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो पंच, सरपंच और जो सरपंच है या जो सेक्रेटरी है उनसे जानकारी मिल जाती है। और नहीं तो हम खुद ही उनके नंबर पशु चिकित्सक के और जो गांव में गौ सेवक है उनके हम लेके रखते हैं, ताकि समय पर टीकाकरण की जानकारी ले सके और लगवा सके, टीकाकरण करवा सके। नागर जी, जैसा आपने बताया गौ सेवक हैं, तो ये गौ सेवक जो होते हैं ये डायरेक्ट आपके संपर्क में रहते हैं या आप इनसे संपर्क करते हैं? गौ सेवक हर पंचायत में एक गौ सेवक शासन के द्वारा बनाया गया है
और पूर्व से लगभग 10 वर्ष तो 15 वर्ष तो हो ही गए हैं जी। तो एक पहचान भी उनसे हमारी हो जाती है। और गौ सेवक जो है कितना अच्छा एक जरिया रहा है कि हम उनके मोबाइल नंबर भी और गाँव में उपलब्ध है, तो सहज ही हमको मिल जाते हैं वो लोग जी और हम उनके संपर्क में रहते हैं। जी। मैडम, टीकाकरण के बारे में कुछ और आप बताना चाहेंगी? हाँ, बड़े पशुओं के टीकाकरण का वैसे तो इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार है और आजकल पशुपालक भी काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं बड़े पशुओं में 3 से 4 तरह का वैक्सीनेशन या टीकाकरण करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले सर्दियों के मौसम में अभी सितंबर से लेकर जनवरी फरवरी के बीच में मुंह पका या खुर पका जिसको बोलते हैं, या हम लोग उसको फुट एंड माउथ डिसीज़ बोलते हैं, उसका वैक्सीनेशन करना ज़रूरी होता है। और साथ में आप बारिश के पहले मई या जून में एचएस जिसे बोलते हैं गलघोटू या ब्लैक क्वार्टर जिसे ब्लैक क्वार्टर या बीक्यू रोग कहा जाता है, उसका वैक्सीनेशन करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि ज़रा सा भी अगर आगे पीछे वैक्सीन लगने में रह गया तो अगर बीमारी आ जाती है तो उस केस में हम वैक्सीन नहीं लगा पाते, इसलिए हमेशा इस टाइम पीरियड का ध्यान रखें। और एक वैक्सीन का मैं और बताना चाहूँगी, ब्रुसेलोसिस जिसे संक्रामक गर्भपात की बीमारी होती है, वो जो फीमेल जैसे बोलते हैं मादा बच्चियाँ रहती है उसको ज़िंदगी में या एक ही बार लगाया जाता है 4 से 6 महीने की उम्र पे। उसमें लगाने से ये फ़ायदा है कि आपने अक्सर देखा होगा कि एक पशु है वो बार बार उसको गर्भपात हो जाता है शुरू में, तीसरे महीने चौथे महीने, और वो बार बार ऐसा होता है, इसलिए आप समझ जाइए कि उसको ये बीमारी है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये जागरूकता इस टीके को लेकर बढ़ेगी तो वो चीज़ जो बाद में हो रही है उसका फिर बाद में कोई उपाय नहीं रहता, तो इसलिए टीकाकरण करना ज़रूरी रहता है इसका। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जो देसी जो नुस्खे हैं ये कितने कारगर हैं और पशुपालकों को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, कुछ देसी नुस्खे तो आप प्राथमिक उपचार के तहत पे यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर समस्या बढ़ जाती है तो बाद में फिर डॉक्टर भी या पशु चिकित्सक जो है वो भी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए प्राथमिक तौर पे आप 1-2 घंटे देख लीजिए कि इसको गैस हो रही है तो अपन ने सोडा दे दिया या हींग दे दी, बट अगर वो नहीं हो रहा है उससे तो आप इमीडिएट पशु चिकित्सक को संपर्क करें। जी मैडम, जैसा कि टीकाकरण की बात चली ही रही है और आपने जानकारी दी, टीकाकरण के लिए हम कैसे ध्यान रख सकते हैं कि हमारे पशु को कब कब टीका लगना है? क्या इसके कोई कार्ड वगैरह बनता है छोटे पशुओं का और बड़े पशुओं का? छोटे पशुओं का तो कार्ड बनते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए इनिशियल 1 मंथ से 1.5 मंथ के बीच में जो पपीज़ और कैट्स हैं उनका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है। और एक बार आप डॉक्टर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो आपको शेड्यूल पूरा बता देंगे कि 1.5 मंथ, फिर उसका 21 डेज बाद बूस्टर और फिर 3 मंथ्स पे एंटी रेबिक, ऐसे करके वैक्सीनेशंस लगते हैं स्मॉल एनिमल में। लेकिन लार्ज एनिमल का मैंने आपको सीजन वाइज बताया कि आप सितंबर से लेकर जनवरी के बीच में एफएमडी का, और बारिश के पहले मई या जून में आप एचएस और बीक्यू का वैक्सीन लगवा सकते हैं। मैडम, बात की जाए कृमि की, तो हमारे छोटे और बड़े पशुओं में कृमि कीड़े हो जाते हैं, इनके पेट में भी कीड़े हो जाते हैं, तो इनसे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, एक शेड्यूल हम लोग बताते हैं हमेशा, चाहे वो बड़े पशु हों चाहे छोटे पशु हों, हर 3 महीने में उन्हें पेट के कीड़े की दवा दी जानी चाहिए। दूसरा, जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं, जो जिसे जू किल्ली बड़े एनिमल्स में कहते हैं, और जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनके अंदर आप टिक्स वगैरह कहलाती हैं उसको, तो उनके लिए मार्केट में आजकल स्प्रे अवेलेबल हैं और शैम्पू अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर आप वहाँ पे उनके जहाँ उनको रख रहे हैं वहाँ अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो जो एक्सटर्नल जो ऊपरी परजीवी हैं वो कम से कम होंगे। और पेट के कीड़ों के लिए तो आपको हर 3 महीने में, चाहे बड़े पशु हों चाहे छोटे पशु हों, पेट के कीड़े की दवा देनी चाहिए पशु चिकित्सक से संपर्क करके। एक मैं पूछना चाहूँगा आपसे, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए जो आजकल बाजार में उपलब्ध जो दवाएं हैं या जो केमिकल्स से बनी हुई हैं या आयुर्वेदिक हैं, उनका उपयोग कितना आवश्यक है या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये सब डिपेंड करेगा कि आप अपने पशु को क्या दे रहे हैं खाने में। अगर आपका न्यूट्रिशन बहुत प्रॉपर है तब भी आपको मिनरल मिक्सचर तो देना ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी हर जगह की अलग तरह की होती है, कोई मिनरल किसी मिट्टी में ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि जो मार्केट में मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है वो तो दें। और फिर आपके जो दूध उत्पादन कितना है आपके पशु का,
अगर दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा है तो आपका जो फीड है उससे अगर आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कैल्शियम सिरप वगैरह देना ही चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी मैडम आपने। हेमंत नागर जी, जैसे कि आपका व्यवसाय है, आपने बड़े पशु भी पाले हुए हैं, आप अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ाने के लिए क्या उपाय करेंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो पशुपालक हैं हमारे प्रदेश के और देश के, पशुपालन एक तरह से बहुत नितांत आवश्यक है। चूँकि पशुपालन के अलावा हम जो खेती का जो कार्य करते हैं, कृषि कार्य खेत पशुओं के बगैर तो संभव ही नहीं है। हम करते भी हैं तो उसमें उतनी आमदनी हमें नहीं बन पाती है। और पशु यदि हमारे पास प्लस पशु हैं हमारे पास और उनको हमने प्रबंधन उनका किया है सही तरीके से, और एक तरह से जीरो खर्च पे पशुपालन हो सकता है, लेकिन लोग करते नहीं है। कुछ लोग उससे ये घबरा जाते हैं कि पशुओं पर बहुत ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो खेती है, जो जैविक खाद है, आज मार्केट में आप जाएंगे जैविक खाद 20 रुपये किलो आसानी से बिक रहा है। दूसरा, हम अपने खेतों में अच्छी बढ़वार के लिए, पैदावार के लिए, और खेत को एक तरह से हम जैसे कहें कि खेत हमारा बूढ़ा ना हो, जवान बना रहे खेत, तो उसके लिए देसी खाद, जो जैविक खाद जो है उसको डालना बहुत ज़रूरी है। और जो रासायनिक जो खाद है उनसे जो हमारा जो मनुष्य समाज है उस पर भी एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उम्र लोगों की घट रही है। और पशु एक ऐसा तुरंत बिल्कुल कि इधर उसने चारा खाया और इधर उसने उसको गोबर में परिवर्तित कर दिया, ऐसी कोई मशीन दूसरी आज भौतिक या जो वैज्ञानिक है, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि चारे को तुरंत खाद में गोबर में परिवर्तित कर दे। तो पशु एक ऐसा वो है कि जिसने चारा हमने खिलाया उसको, और घंटे 2 घंटे के बाद उसको गोबर में परिवर्तित कर देता है, और उससे हम खाद बना सकते हैं, उसकी आमदनी बढ़ा सकते हैं। चलते चलते हम आपसे एक अंतिम प्रश्न करना चाहेंगे कि पालतू पशुओं के प्रबंधन के बारे में और क्या कुछ विशेष आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल संक्षेप में आप बताइए। बिल्कुल, पालतू पशुओं में जैसे डॉग्स एंड कैट्स हैं, उसके अंदर आप सबसे पहले ध्यान रखें कि वो अपने जहाँ जिस एटमॉस्फेयर में आप उसको रख रहे हैं उससे वो एडजस्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि अदरवाइज अगर वो एडजस्ट नहीं हुआ है तो डॉग बाइट वगैरह के केसेस सुनने में आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होता है, जो पाल रहा है उसके प्रति उसका स्नेह खत्म हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पहले उसको अडॉप्ट करने दें, फिर आप उसके साथ मतलब उसके साथ एक खिलौने जैसा व्यवहार ना करके एक जीव जैसा व्यवहार करें, ताकि वो आपके साथ एडजस्ट हो सके। फिर उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह करें, प्रॉपर उसको नहलाना, बात कराना, ग्रूमिंग करना, उसके खाने का ध्यान रखेंगे तो वो एक कंपेनियन के रूप में रहेगा। और जहाँ तक गाय और भैंस की बात है, वो तो हमारी आजीविका से जुड़े हुए हैं, तो उनसे हमें और ज़्यादा उनका देखभाल करने की ज़रूरत होती है। जी मैडम, आपने पालतू पशुओं के प्रबंधन के बारे में जो हमारे दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत नागर जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार हम जानकारी लेकर अपने पालतू पशुओं का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए प्रोग्राम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। पुलिस केस होने लगे, सारी चीजें, तो